नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आरसीपी सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आज अंतोगत्वा बीजेपी में शामिल हो गए। कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह शामिल जो हुए, कितना लंबा रिश्ता रहा नीतीश कुमार के साथ। अब जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहे एक समय में, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने तैयारियां की जा रही हैं। अब जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू बचेगी और क्या होगा? देखिए आलोक, आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए, यह बात तो सच है। और जिस तरीके से उन्हें शामिल कराया गया, या यूं कहें कि दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह का कद बीजेपी ने आज ही बहुत छोटा कर दिया। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, इसके पहले इस बात को समझिए कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए पिछले महीने की 30 तारीख ही मुकर्रर की गई थी, लेकिन तब कहा गया कि कर्नाटक चुनाव में व्यस्तता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तो लोग कयास लगा रहे थे कि जब आरसीपी सिंह सदस्यता ग्रहण करेंगे तो नरेंद्र मोदी तो नहीं, अमित शाह भी नहीं, तो कम से कम जेपी नड्डा तो रहेंगे। देखिए, कल रात को ही आपने आरसीपी सिंह के कई करीबियों से बातचीत की थी, तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि 15 मई को शामिल होंगे, लेकिन आज सुबह हो गया कि आज ही शामिल हो रहे हैं। अचानक लगता है उनको भी नहीं मालूम हुआ। हाँ, तो देखिए क्या कारण रहा। कर्नाटक का नतीजा 13 तारीख को आना है। जो एग्जिट पोल आए हैं वह इस बात को संकेत दे रहा है कि वहां बीजेपी की पराजय हो रही है। एग्जिट पोल निराशा हाथ लगी। हाँ, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। तो बीजेपी को ये लगा कि ये जो 10 तारीख से 13 तारीख के बीच का वक्त है, इसी बीच आरसीपी सिंह का जो ऑपरेशन है वो पूरा कर देते हैं। क्योंकि जब 13 तारीख को कहीं हार लगी, बीजेपी को मिली, तो फिर ऐसे में आरसीपी सिंह को शामिल नहीं करा पाएंगे और वक्त लगेगा। हाँ, और इंतजार कराना उचित भी नहीं होगा। तो देखिए, आरसीपी सिंह का कद हमने क्यों कहा कि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम जेपी नड्डा तो रहेंगे, लेकिन आज वहां सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान दिखे और संजय मयूख भी दिखे। अब सोचिए, आरसीपी सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे, नीतीश कुमार के आंख कान नाक सब कुछ थे। जो आरसीपी सिंह ने कह दिया वो नीतीश कुमार ने कह दिया, एक समय ऐसा भी था। बिल्कुल ठीक है ना। तो नीतीश कुमार ने उनके सामने सदस्यता ग्रहण की है, जिनके साथ वो आमने सामने बैठकर आंख से आंख मिलाकर सीटों के बंटवारे की बात करते थे। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, लेकिन आज सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान। क्या हो गया? तो देखिए, मुझे लगता ये है कि नीतीश कुमार तो कह ही रहे थे कि आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी में रहते हुए, इसलिए उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, एजेंट तक कह दिया गया था। एजेंट तक कह दिया गया था। तो देखिए, आरसीपी सिंह पर जितना भरोसा बीजेपी ने किया था, शायद उस भरोसे को वो पूरा न कर पाए। क्योंकि देखिए, आरसीपी सिंह के बारे में माना यह जाता था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक जेडीयू के टिकट का बंटवारा आरसीपी सिंह ही कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार से मुलाकात में मुश्किल होती है, आरसीपी सिंह सबसे मिलते थे, वही निर्णय करते थे। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद यह थी, जो ऑपरेशन नीतीश में लगी थी, कि आरसीपी सिंह की पीठ पर हम पीछे से हाथ रखते हैं तो आरसीपी सिंह नाश कर देंगे नीतीश कुमार का, जेडीयू को खत्म कर देंगे, उनके विधायक दल में टूट हो जाएगी। लेकिन हुआ नहीं। और विधायक दल की बात छोड़ दीजिए, सरकार की बात छोड़ दीजिए, इतने बड़े नेता भी कोई टूट कर नहीं चले गए, या उन्होंने बड़े पैमाने पर जेडीयू की सदस्यता नहीं छोड़ी, यहाँ वहाँ नहीं कराया, जिसके कारण यह लगे कि आरसीपी सिंह का कद बहुत बड़ा है। अब देखिए, आरसीपी सिंह के साथ साथ आज सुहेली मेहता ने भी, लेकिन सुहेली मेहता के बीजेपी ज्वाइन करने से मतलब जेडीयू को बड़ा झटका लग गया, यह बात हम नहीं कर सकते। कुशवाहा पॉलिटिक्स अलग चीज है। तो देखिए, अब आरसीपी सिंह की स्थिति बीजेपी में क्या होगी, यह बात समझने की है कि आरसीपी सिंह धर्मेंद्र प्रधान के सामने सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। जेडीयू का प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, जिसकी सरकार बिहार में, और अब कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार प्रभारी के आगे पीछे चाकरी करना होगा। ठीक है। और किन शर्तों पर
देखिए इस बात को समझ, नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये भी सस्पेंस नहीं होता है। अभी आप समझिए, इसी बात को हम कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से उन्होंने सदस्यता ग्रहण की या उन्हें शामिल कराया गया, तो आरसीपी सिंह का कद, क्या हम आज के बाद यह मान सकते हैं कि वे मुकेश सहनी से बड़े नेता हैं? क्या हम मान सकते हैं कि वे उपेंद्र कुशवाहा से बड़े नेता हैं? क्या हम मान सकते हैं चिराग पासवान से वे बड़े नेता हैं? क्योंकि जिन नेताओं के नाम हम लिए वे सीधे सीट बंटवारे की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ा तो उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया और सीधी बातचीत अमित शाह से की। देखिए अभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले सीधी बातचीत, और यहां तो धर्मेंद्र प्रधान, आप समझिए ना। अब तो इनका कद कहाँ रह गया? अब देखना ये होगा, जो सवाल आपने पूछा कि लोकसभा चुनाव वे लड़ते हैं या लड़ाते हैं, देखिए उनके जो भी समर्थक बचे हैं उन्हें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि आरसीपी सिंह क्या सिर्फ अपने लिए बीजेपी में गए, या फिर वे अपने समर्थकों को जो उनके बुरे वक्त में साथ रहे उन्हें भी कहीं से टिकट दिला पाते हैं। और यदि आरसीपी सिंह चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वे चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? क्या नालंदा से लड़ेंगे? नालंदा नीतीश कुमार का भी घर, नालंदा आरसीपी सिंह का भी घर, और नालंदा का मतलब नीतीश कुमार माना जाता है। तो क्या आरसीपी सिंह में इतनी ताकत है कि वे नीतीश कुमार की किलेबंदी को तोड़ पाएंगे? हाँ, एक बात जरूर है, आरसीपी सिंह की रीच जब तक नीतीश कुमार के साथ रहे उनके बेडरूम तक, मतलब वे कभी भी जा सकते थे। और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बारे में जितनी बातें जानते हैं वो शायद कोई दूसरा नहीं जानता है। ललन सिंह भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि आंख कान नाक सब कुछ थे। तो आरसीपी सिंह जब अब बीजेपी के साथ खुले तौर पर बैटिंग करेंगे तो यह संभव है कि वे कई ऐसे राजफास करें जो आज तक किसी ने जाना नहीं हो। वैसे भी वे वक्त वक्त पर, जैसे कहते हैं भूंजा पार्टी, आज भी कह दिया था, आज भी कह दिया था। अब देखिए उन्होंने नीतीश कुमार पर ताना कसा, यह कहा, बीजेपी के बारे में प्रशंसा की कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसके साथ जाना गौरव की बात है। और उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आपको मैंडेट बिहार का मिला है, और पूछा कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है देश में जो 3 दिनों में 3 प्रदेशों की यात्रा कर रहा है। मतलब जो नीतीश कुमार उड़ीसा गए, झारखंड गए और आज महाराष्ट्र गए। तो देखिए ये सवाल तो आरसीपी सिंह ने जरूर पूछ लिया, लेकिन जब हम 2014 के पहले जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वे प्रधानमंत्री बनने की राह पर निकल पड़े थे, तो एक दिन में कितने प्रदेशों की यात्रा करते थे? नीतीश कुमार तो अभी कह रहे हैं कि देखिए मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन विपक्ष को एकजुट करना है। तो ये कहना कि क्यों प्रदेशों की यात्रा कर रहे हैं, आप बिहार में ही क्यों नहीं बैठे हुए हैं? देखिए जब राजनीति में आते हैं तो आपकी आकांक्षा महत्वाकांक्षा, तो यह सवाल आरसीपी सिंह से भी लोग पूछेंगे कि आप बीजेपी में क्यों चले गए भाई? आरसीपी सिंह नालंदा लड़ेंगे कि वे नीतीश कुमार के अब दूसरे नंबर जो हैं, नंबर 2 जो हैं ललन सिंह, उनके खिलाफ मुंगेर में पहलवानी करेंगे, ताल ठोकेंगे? हाँ, यह देखने की बात नहीं। बीजेपी क्या करवाएगी? नहीं, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी कई राजफास कराएगी। और देखना ये हुआ कि आज जिस तरीके से उनका कद छोटा कर दिया गया, जेपी नड्डा भी नहीं रहे। अब देखिए आरसीपी सिंह जिस दिन पटना आएंगे तो पटना की सड़कों पर उनकी क्या ताकत दिखती है। पटना की सड़कों पर और उनके स्वागत में किन लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं? आप याद कीजिए, जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे तो उनका शक्ति प्रदर्शन हुआ था, पटना आए थे तो किस तरीके से भी गए थे जी, तो किस तरीके से ढोल नगारा। और जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए आरसीपी सिंह की जगह, तब एक और शक्ति प्रदर्शन हुआ था। लोग तुलना करने लगे थे कि आरसीपी सिंह के साथ अधिक लोग थे कि ललन सिंह के साथ अधिक लोग थे। तो आरसीपी सिंह जब आप आएंगे तो देखना होगा कौन कौन चेहरे और उनके समर्थकों का जो बुरे दौर में उनके साथ रहे, जब सभी तरफ से घेराबंदी थी। अभय कुशवाहा और चंदन जो बिल्कुल इनके हनुमान थे, वे भी नीतीश कुमार के साथ हो गए। वे मंत्री जो इनकी पार्टियों में
क्या जश्न मनाया करते थे, ईद की पार्टी में भी जाते ईद थे। की पार्टी में भी, वे भी कन्नी काट लिए। तो आपने जो कहा कि जेडीयू को डैमेज कर देंगे, देखिए ये बात तो सच है कि लोकसभा चुनाव के पहले कई सांसद इधर उधर होंगे। मुझे पता है कि जेडीयू के भीतर 5-6 सांसद तो साफ तौर पर हैं जो उधर जाना चाहते हैं, लेकिन वे फैसले का इंतजार कर रहे हैं और महीने जैसे जैसे गुजरते जाएंगे उसमें यह देखने की बात होगी कि हवा किधर है, और जिधर हवा होगा नेता उधर ही चलते हैं। यह बात तो आप भी समझते हैं। जी, सियासत में जिस तरफ उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, उम्मीद की किरणें जिस तरफ ज़्यादा दिखती हैं, नेता अपना रुख उसी ओर बदलते हैं। ये बात तो शुरू से रही है, और अब क्योंकि राजनीति चल रही है और अगले साल एक लोकसभा छोटी सी चुनाव। कहानी आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति वो वोट देने गया, ठीक है ना, लोकतंत्र। तो वोट देने गया तो वोट देता इसके पहले ही उसकी मौत हो गई। अब वो पहुंचा यमराज के पास। अब यमराज तो परेशान हो गए कि भाई इसे स्वर्ग भेजे कि या नरक भेजे, क्योंकि अब गया था वोट देने लेकिन वोट दे नहीं पाया, तो आधा ही रह गया। तो उन्होंने अपने सलाहकार से पूछा, तो सलाहकार ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इन्हें स्वर्ग का भी दर्शन करा देते हैं और नरक का भी दर्शन करा देते हैं। तो यमराज तैयार हो गए कि ठीक है, दोनों जगहों पर इनका दर्शन करा दिया जाए। तो उन्हें नरक भेजा गया। जब वे नरक पहुंचे तो देखे क्या आलीशान वहाँ बंगले हैं, क्या वहाँ पार्टियां चल रही हैं, महंगे महंगे स्कॉच हैं, सब कुछ हैं, समझे ना? इतनी शानदार पार्टी चल रही है, इतना अच्छा जुआ चल रहा है, खूब धन है। दूसरे दिन वे स्वर्ग ले जाए गए। वहाँ उन्होंने देखा बड़ी शांति है, यहाँ साधु संत लोग बैठे हैं और जिंदगी में बिल्कुल उसको कहते हैं शांति ही शांति है, यहाँ मस्ती नहीं है। तो तीसरे दिन वे यमराज के पास हाजिर किए गए। तो यमराज ने पूछा कि आपको कहाँ भेजें, आप दोनों जगह पर हो आए। तो उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति की मौत हुई थी जो पहुंचे थे, कि शांति तो स्वर्ग में है लेकिन मस्ती जो है वो नरक में है। तो आप मुझे नरक ही भेज दीजिए। तो अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है, जैसा जिसके जीने का सलीका हो। तो यमराज ने फैसला कर दिया कि आप नरक ही चले जाएं। तो उन्हें नरक पहुंचा दिया गया। अब जब वे नरक पहुंचे तो देखे यहाँ तो उजाड़ है, वो मस्ती है ही नहीं, यहाँ तो कबार है, यहाँ तो मुर्दनी सन्नाटा है, और यहाँ लोग मतलब भूखे पड़े हुए हैं। तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने यमराज से पूछा, कहा लोकतंत्र से आए हो, वोट लेने के पहले नेताजी सारे सपने दिखाते हैं और जैसे ही वोट डाल देते हो सारे सपने खत्म कर दिए जाते हैं। तो वोट देने के पहले जितना मांगना है वो नेताजी दे देते हैं, वोट लेने के बाद नेताजी भूल जाते हैं। तो नेताओं की फितरत ऐसी, नेताओं की फितरत है और राजनीति को समझना चाहिए, नज़दीक से समझना चाहिए। और नेता भी अपने फायदे की चीज़ देखते हैं। जिधर हमने कहा उम्मीद की किरणें उन्हें दिखेंगी अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, जिधर हवा दिखेगी उधर वो चल देंगे। देखना है अभी और कितने इधर से उधर होंगे, और बहुत सारे लोग तो बेटिकट टिकट भी होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल होंगे ही होंगे। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।